हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी जानते हो आपके स्कूल्स बंद हैं क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों, सावधानी में ही सुरक्षा है। आप सावधान रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहनकर निकलिए और कोशिश करिए कि घर से ना निकलें, क्योंकि बच्चों आपके स्कूल्स बंद हैं और स्कूल्स इसीलिए बंद हैं कि आप कम से कम लोगों से मिलें, लोगों के संपर्क में आएँ और बीमार ना पड़ें। अब बच्चों, जब स्कूल नहीं जाना है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत है जहां आपको घर से बाहर निकलना पड़े। और अगर आपको किसी कारणवश घर से बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क पहनिए, खुद को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बच्चों, आप अपना ख्याल रखिए क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। कोरोना तो है ही, गर्मियां भी आ रही हैं। आप शीतल जल पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और उसके बाद ठंडा पानी मटके में का पानी पी सकते हैं। फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा मत पीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। और बच्चों, समय से उठिए, समय से सोइए, अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलने का मतलब सैर करिए, थोड़ा बहुत टहलिए और ऐसे समय पे घर से बाहर निकलिए जब भीड़ भाड़ कम है, बाहर आपको शुद्ध हवा मिले। तो बच्चों, सुबह जल्दी उठिए, सैर करिए और अपने मम्मी पापा को भी अपने साथ लीजिए, सैर करने को कहिए, किताबें पढ़िए और बच्चों संगीत सुनिए। ये सारी चीज़ें हमें हमारी रोज़मर्रा की जो टेंशन है या फिर जो परेशानियां हैं उनसे कुछ समय के लिए दूर रखता है। तो बच्चों, कम से कम चीज़ों के बारे में सोचिए, उसकी जगह आप अपना ध्यान किताब पढ़ने, स्टोरी बुक्स पढ़ने और गाना सुनने या जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है करना, उस काम को करने में आप करके आप व्यस्त रह सकते हैं। और टीवी कम देखिए, टीवी भी देखना बहुत अच्छी बात नहीं है, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। और कोई भी चीज़ लिमिट में करना चाहिए। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों के साथ मैं आपको एक बार फिर कहूँगी, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आप घर से बाहर कम से कम निकलिए, अगर निकलिए तो मास्क पहन कर निकलिए, अपने आप को बचा के रखिए और आपके साथ में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित रखिए। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पृष्ठ संख्या 6। बच्चों, इससे पहले हमने वर्णमाला हमारे हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा था। हिंदी व्याकरण में बच्चों हमने वर्णमाला पढ़ लिया है और आपने कक्षा 1 में भी वर्णमाला यूकेजी में भी वर्णमाला पढ़ा है। आप वर्णमाला के में स्वर व्यंजन सभी अच्छे से जानते और समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे वर्णमाला में हम स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे और संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे, जो कि आपके पृष्ठ संख्या 6 पर दिया गया है। तो हम इसे पहले भी एक बार व्याकरण बुक में पढ़ चुके हैं, आज फिर एक बार इसे पढ़ करके और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। तो बच्चों, आप अपना पृष्ठ संख्या 6 खोल सकते हैं। आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पृष्ठ संख्या 6 खोल सकते हैं। इसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले स्वर दिया हुआ है। यहाँ पे स्वर, यह है स्वर। तो चलिए हम लिखते हैं स्वर। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ,
अंग अह। बच्चों आप देख सकते हैं ये है स्वर। लेकिन बच्चों एक बार आपको मैं फिर बता देती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। बच्चों ये है स्वर। हम जब भी स्वर की बात करते हैं तो हम इतने वर्णों को यहाँ लिखते हैं, लेकिन बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर में अह और अंग को नहीं मिलाया जाता, नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा बच्चों जो मात्राएं अगर हम पढ़ते हैं तो मात्राओं में री को भी नहीं जोड़ा जाता है, मात्राओं में री को भी नहीं जोड़ा जाता है। हम मात्राओं में स्वर में री, अंग, अह। अंग अह तो विशेष ध्वनियाँ हैं, इसलिए हम इन्हें स्वर में नहीं जोड़ते या स्वर के साथ नहीं पढ़ते हैं, और री को मात्राओं में नहीं जोड़ा जाता। तो स्वर में तो हम री को पढ़ेंगे, लेकिन जब मात्राओं की हम बात करेंगे, मात्राएं पढ़ेंगे, तो मात्राओं में हम री को नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों इससे पहले जब हम स्वर पढ़ते थे तो उसमें हम री की मात्रा को भी जोड़ते थे और अंग और अह की मात्रा को भी जोड़ते थे, लेकिन अब हम और उसे कहते थे 12 खड़ी। हमने पिछले साल के बुक में भी पढ़ा था 12 खड़ी, लेकिन अब हम 12 खड़ी में इन तीनों मात्राओं को नहीं मिला करके पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे 10 खड़ी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? 10 खड़ी। तो बच्चों अभी तो हम इसे स्वर के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब हम सारी मात्राओं को एक बार पढ़ लेंगे तो हम इसे 10 खड़ी में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास री, अंग और अह हटा करके 10 स्वर हैं जिनकी हम मात्राएं पढ़ते हैं और हम इनको 10 खड़ी पढ़ते हैं। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, सॉरी अ की कोई मात्रा नहीं होती, और आ में हम क्या लगाते हैं? जब आ की मात्रा हम पढ़ते हैं तो हम आ की मात्रा एक पाई द्वारा लगाते हैं। वहीं जब हम ई छोटी ई पढ़ते हैं तो छोटी ई की मात्रा एक पाई और एक टोपी व्यंजन के पहले लगाते हैं। किसी भी व्यंजन के पहले एक पाई और एक टोपी के रूप में लगाते हैं। उसके बाद जब हम बड़ी ई की मात्रा करते हैं के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे यही पाई वर्ण के या व्यंजन के बाद हो जाता है और एक टोपी पहनाकर हम लगाते हैं। और उसके बाद जब हम ऊ की मात्रा की बात करते हैं तो ऊ की मात्रा में हम किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार से निशान हम इस प्रकार से मात्रा लगाते हैं और हम इसे छोटे ऊ की मात्रा बोलते हैं। और इसी तरह से हम बड़े ऊ की मात्रा, इसी मात्रा को जब उलट करके लिख देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, तो ये बन जाती है बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद मैंने आपको बताया री की मात्रा को हम शामिल नहीं करते और ए की मात्रा में हम एक चोटी लगाते हैं, किसी भी वर्ण के ऊपर एक चोटी लगा करके पढ़ते हैं और ध्वनि आती है ए की। वैसे ही ए की मात्रा में हम किसी भी वर्ण के ऊपर 2 तिरछी या 2 चोटी लगा करके और ध्वनि ए की आती है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो एक पाई और एक तिरछी द्वारा हम ओ की मात्रा लगाते हैं। ओ की मात्रा में एक पाई और एक तिरछी लगाते हैं। उसके बाद और जब हम औ की मात्रा लगाते हैं तो औ की मात्रा में हम एक पाई और 2 तिरछी लगाते हैं। और जब हम आ की मात्रा किसी शब्द पर लगाते हैं तो हम पढ़ते हैं, जैसे अगर हम आ की मात्रा का पे लगाते हैं तो हम पढ़ेंगे का। अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे कि, बड़ी की मात्रा लगाएंगे की, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे कु, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे कु, ए की मात्रा लगाएंगे के, ए की मात्रा लगाएंगे कै, ओ की मात्रा लगाएंगे को, औ की मात्रा लगाएंगे कौ। तो बच्चों
इन मात्राओं को हम 10 खड़ी कहते हैं। तो जब भी हम स्वर पढ़ते हैं, हम पढ़ते तो स्वर में 13 वर्णों को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 13 वर्ण है, लेकिन री की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा को हम स्वर में शामिल नहीं करते या मात्राओं में शामिल नहीं करते। इनकी मात्रा को हम 12 खड़ी में, पहले हम 12 खड़ी में पढ़ते थे, लेकिन अब हम इनको 10 खड़ी में पढ़ते हैं। तो इस साल की हमारी बुक में हम इसे 10 खड़ी में पढ़ेंगे, यानी कि हम री को हटा देंगे, यहाँ से हम री को हटा देंगे, अंग को हटा देंगे और अह को हटा देंगे। इन तीनों को वर्णों को हटा करके जो 10 वर्ण हमारे हैं, इनकी मात्राओं को पढ़ेंगे और हम इन्हें कहते हैं 10 खड़ी। तो बच्चों, इसी के साथ हमने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 6 पे दिए गए स्वरों को पढ़ा। स्वर में हमारे पास है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। अंग और अह यह विशेष प्रकार की ध्वनियां हैं। अंग की मात्रा हम बिंदी द्वारा किसी भी शब्द पर लगाते हैं, किसी भी वर्ण पर लगाते हैं, और अह की मात्रा हम किसी भी वर्ण के पीछे 2 बिंदी द्वारा लगाते हैं और इसे हम विसर्ग कहते हैं। अंग की मात्रा को हम अनुस्वर भी कहते हैं और 2 बिंदी अह की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। और अंग की मात्रा हम लगाते हैं तो नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम उन्हें अनुस्वर भी कहते हैं। और जब हम अह की मात्रा को पढ़ते हैं किसी भी वर्ण के साथ लगा करके, तो ह की ध्वनि आती है और इस मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, यह है स्वर। तो चलिए हम एक बार फिर इन स्वर को पढ़ते और जानते हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, बस हमें इतना जानना है। यह स्वर है और यह दोनों विशेष प्रकार की ध्वनियाँ हैं। हमने अपने व्याकरण बुक में पढ़ा था कि अ से अह तक में अ तक तो स्वर होता है और अंग और अह विशेष प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। तो बच्चों, यह है अ से अह तक। आप स्वर में अपनी कार्य पुस्तिका में इसे लिखेंगे। उसके बाद ठीक इसके नीचे हमें व्यंजन दिए हुए हैं। आपके बुक में आप देख सकते हैं व्यंजन दिए हुए। तो हम चलिए व्यंजन लिखते हैं। व्यंजन। अब यहाँ पे बच्चों व्यंजन में हमारे पास है, व्यंजन पे हमारे पास है क, ख, ग, घ, उसके फिर उसके बाद है बच्चों च, छ, ज, झ, इय। च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद यहाँ पे है अड़ और अढ़। इसे हम अड़ और अढ़, इसे हम ड पढ़ते हैं और इसे अड पढ़ते हैं और इसे हम अढ़ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट, थ, द, ध, न। ट, थ, द, ध, न। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। उसके बाद है य, र, ल, व, श, श, स और ह। बच्चों, इन्हें हम कहते हैं वर्ण। इन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन। अब इन वर्णों को हमने 2 भाग में बांटा है।
एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यह स्वर और व्यंजन मिलाकर बनता है वर्ण, या फिर जब हम इसे एक साथ लिखते हैं तो हम इन्हें कहते हैं वर्णमाला। जब हम इन्हें एक साथ लिखते हैं तो हम इन्हें कहते हैं वर्णमाला। स्वर और व्यंजन एक साथ वर्णमाला कहलाते हैं। वह माला जिसमें हमने स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों को लिखा है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों, इसके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ण हैं जिनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, जिन वर्णों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब हमारे पास है छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रम। तो बच्चों, यह जो 4 वर्ण हैं इनको हम संयुक्त अक्षर के श्रेणी में लाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर ये कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। अब बच्चों, संयुक्त अक्षर का मतलब होता है वह वर्ण जिनको हम 2 अलग अलग वर्णों को मिला करके बनाते हैं। वह वर्ण जिनको हम 2 अलग अलग वर्णों को मिला करके बनाते हैं। अगर बच्चों हम क्ष से क्षत्रिय की बात करें तो आधा क और षटकोण श को मिला करके हम क्षत्रिय छ बनाते हैं। तो ये 2 वर्णों के मेल से बना है, इसीलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद अगर हम त्र की बात करें तो ये आधा त और र को मिला करके बनता है। त्र जो है यह आधा त और र को मिला करके बनता है। इसी तरह बच्चों, ज्ञ से ज्ञानी आधा ज और ञ को मिला करके बन। और अगर हम श्र की बात करें तो आधा श और र को मिला करके श्र बनता है। तो बने ना ये सारे वर्ण 2 वर्णों को मिला करके, ये सारे व्यंजन 2 वर्णों को मिला करके बने, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन के या संयुक्त अक्षर के श्रेणी में रखते हैं। तो बच्चों, इसी तरह यह है वर्णमाला। इसे हम कहेंगे वर्णमाला, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन दोनों को लिखा है। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पृष्ठ संख्या 6 पर यह लिखा है। पहले स्वर लिखा है, फिर व्यंजन लिखा है, फिर संयुक्त अक्षर लिखे हुए हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार इन्हें हम पढ़ते हैं। अ आ, ई ई, उ ऊ, री ए ओ औ अंग अह। अब बच्चों, अगर हम यहाँ मात्राओं की बात करें तो अ की कोई मात्रा नहीं होती और बाकी जो सारे शब्द स्वर है उनकी मात्राएं होती हैं। और क्या आप जानते हो कि अ के स्वर के बिना कोई भी व्यंजन अधूरा है। जब तक अ की ध्वनि नहीं मिलती, अ का स्वर नहीं मिलता व्यंजन के साथ, वो व्यंजन अधूरे हैं। इसलिए जब भी हम अ के बिना किसी भी व्यंजन को लिखते हैं तो हम उसके नीचे हलंत लगा करके लिखते हैं। और जब हम उसमें अ को मिलाते हैं तब हमारा व्यंजन पूरा होता है। और जब भी हम कोई और अगर स्वर की मात्रा लगा रहे हैं व्यंजन पर, तो उस अ की ध्वनि की जगह पे हम उस मात्रा को लगाते हैं। ये सब चीज़ें हमने व्याकरण बुक में भी पढ़ी है। एक बार फिर दोहरा करके हमने इसको आज समझ लिया। उसके बाद बच्चों, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण अड़ अढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ और श्र
संयुक्त अक्षर। आप इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। यह आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 6 पर भी दिया गया है। उसके बाद बच्चों अब हमको स्वर भी आ गया, अब हमको व्यंजन भी आ गया। अब इन्हीं स्वर और व्यंजन से संबंधित हमें यहाँ पे अभ्यास दिया गया। चलिए हम इसे पूरा करते हैं। तो वर्णमाला पूरी करो, पृष्ठ संख्या 7 पे आइए। वर्णमाला पूरी करो। हमारे पास यहाँ पे वर्णमाला और स्वर की श्रृंखला दी गई है, हमें इन्हें पूरा करना है। वर्णमाला में हमें वर्ण और व्यंजन दिया गया है, हमें पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें सबसे पहले स्वर दिया गया है, स्वर। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अ, स्वर में है अ। फिर हमारे पास यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर है ई। उसके बाद फिर रिक्त स्थान है, उसके बाद है री, उसके बाद है ए। उसके बाद हमारे पास एक रिक्त स्थान है और ये दूसरा रिक्त स्थान है। उसके बाद है औ, औ। उसके बाद है अह, अंग, और फिर है अह। तो बच्चों यहाँ पे हमें इन्हें पूरा करना है। अब अ के बाद क्या आएगा, क्या आप मुझे बताएंगे? अ के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही, अ के बाद आ आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आ। अ के बाद आ स्वर आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आ। आ के बाद क्या आएगा? इ, तो हम यहाँ इ लिखेंगे। उसके बाद आएगा बड़ी ई के बाद आएगा उ, तो हम यहाँ उ लिखेंगे। उसके बाद ऊ, तो हम यहाँ ऊ लिखेंगे। री ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, ये है ओ। अब इस तरह से चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। तो चलिए आगे का अभ्यास करते हैं। आगे हमारे पास व्यंजन दिए गए हैं और यहाँ पे भी हमें इन्हें पूरा करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है क। क के बाद हमारे पास 2 रिक्त स्थान है। फिर है घ, र, और उसके बाद है डैश, फिर है छ, फिर है डैश, फिर है झ, फिर है डैश। उसके बाद हमारे पास है ट, ट, डैश, डैश, ढ, ढ के बाद है डैश, फिर अड़ और अढ़। उसके बाद है डैश, डैश, फिर है द और ध। उसके बाद हमारे पास है डैश, फिर है प, डैश, ब, फिर है डैश, डैश, फिर है डैश, र, डैश, व, फिर है श, डैश, डैश, फिर है ह। फिर है संयुक्त अक्षर में हमारे पास है छ से क्षत्रिय, डैश, ज्ञ से ज्ञानी और डैश। तो चलिए हम सभी को आता है, व्यंजन भी आता है। चलिए हम इसे पूरा करते हैं। बच्चों क के बाद क्या आएगा? क के बाद आएगा ख, तो हम यहाँ लिखेंगे ख। उसके बाद है ख के बाद है ग, फिर है घ, र, फिर है च, च, छ, ज, फिर है झ, च, छ, ज, छ, इय। तो हम यहाँ लिखेंगे इय।
उसके बाद ट, फिर है ठ, फिर है ड, फिर है ढ, ट, ठ, ड, ड के बाद है ढ, और उसके बाद हमारे पास ढ के बाद क्या आता है बच्चों? ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़, फिर अड़, अढ़, अड़, अढ़ के बाद है त, फिर है थ, थ, थ के बाद है थ, थ के बाद है द, द के बाद प, फिर है फ, फ के बाद ब, और ब के बाद है भ, भ, भ के बाद है म, म, म के बाद है य, फिर र, ल, व, श, स, स से सड़क वाला स, ह। अब अक्षर त्र, ज्ञ और श्र, श्री वाला श्र। तो बच्चों इस तरह से जो यहाँ पे व्यंजन या वर्ण नहीं थे उनको लिख करके हमने इनको पूरे श्रृंखला को या व्यंजनों को पूरा किया, वर्णमाला को पूरा किया। स्वर को पहले हमने पूरा किया और व्यंजन को, इस तरह से हमने वर्णमाला को पूरा कर लिया। चलिए इसको एक बार पढ़ते हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, इय, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़, अढ़, त, थ, द, ध, ध, ध के बाद है, सॉरी यहाँ पे बच्चों न आएगा ना, यहाँ पे द, ध के बाद न, फिर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, फिर श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इस तरह से आपको वर्ण, व्यंजन और स्वर और व्यंजन दोनों अच्छे से आ गया होगा। तो बच्चों यह कार्य आपके पृष्ठ संख्या 7 पे दिया गया है। अब आप इसको अपने बुक में ही करेंगे, आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है हमारा अगला पाठ, उसमें है मात्राएं। जैसा कि आप जानते हो स्वर में हम क्या पढ़ते हैं, स्वर में हम मात्राएं लगाते हैं। स्वर का मतलब होता है मात्राएं। तो यहाँ पे हम इन स्वरों को दूसरे व्यंजनों के साथ मिला करके मात्रा बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। स्वर हमको आ गया, व्यंजन हमें आ गया। अब इन स्वर और व्यंजनों से मात्रा, जो भी मात्रा बनती है हम उनको व्यंजनों में लगा करके बनाएंगे या वर्णों में लगा करके शब्द बनाएंगे। तो बच्चों पहला हमारा स्वर है अ। अब आप कहेंगे कि अ से तो कोई मात्रा ही नहीं होती। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो अ एक स्वर है जिससे कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ के स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। अगर अ का स्वर नहीं होगा तो व्यंजन अधूरा है और हम उसे हलंत लगा करके लिखते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। कोई भी व्यंजन जब हम उनसे स्वर हटा लेते हैं तो वो आधा हो जाता है, वह अधूरा होता है। तो उसे हम नीचे हलंत लगा करके लिखते हैं। तो बच्चों अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, प्रत्येक व्यंजन में यह स्वर मिलता है। और ये भी हम जानते हैं कि जितने भी व्यंजनों के बारे में हम पढ़ते हैं सभी में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है, अ का स्वर सुनाई देता है। इस स्वर के बिना कोई भी व्यंजन अधूरा है। अ स्वर के बिना व्यंजन को हलंत लगाकर लिखते हैं और अ स्वर के बिना हम व्यंजन को हलंत लगा करके लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
अगर हम न लिखेंगे, अगर न में हम स्वर नहीं लगाएंगे तो न के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ लगाएंगे। यह न आधा है, जब हम इसके साथ अ लगाएंगे तो ये बनेगा पूरा न, ये बनेगा पूरा न। अब यहाँ पे इस अ के बिना यह न अधूरा है, तो यह आधा कहलाएगा। तो जब हम आधा न के साथ हलंत लगाएंगे तब यह आधा हलंत वाले न के साथ अ का स्वर लगाएंगे तब यह पूरा होगा। तो बच्चों, आज हमने वर्ण पढ़ा, जो कि हम पहले भी व्याकरण के पाठ में पढ़ चुके हैं। व्यंजन पढ़ा, यानी कि वर्णमाला पढ़ा, उससे संबंधित अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है कि अब वर्णमाला या फिर स्वर और व्यंजन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आराम से वर्णों को पहचान सकते हैं, स्वरों को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों, जब हमें स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ में आ गया तो हम अगले पाठ में मात्राएं पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप जो भी आज हमने पढ़ा आपसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।